हाय ऑल, मेरा नाम राहुल कुमार अग्रवाल है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉन्सेप्ट से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने 69 बीपीएससी सबसे कम उम्र में क्वालिफाई किया है। वो है ऋतिक सर। तो आज उनसे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम दार्जिलिंग में हैं और यहाँ मौसम बहुत सुहाना है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक दिल है और हम लोग दिल की बात करेंगे, उसमें जानेंगे कि सर के दिल में क्या बीत रही थी प्रिपरेशन करने के टाइम पे। और ये है हमारे दिल आज के ऋतिक रंजन सर, जिनका LU के पद पे चयन हुआ है 69 बीपीएससी में। ये सबसे कम उम्र में इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है। तो अब हम लोग थोड़ा साइड चलते हैं, धीरे धीरे चल के उनसे बात करेंगे कि कैसा लगा उनको, कैसा उनका प्रिपरेशन रहा है, क्या उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया और क्या मोटिवेशन था उनके जीवन में। तो सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद राहुल सर। हाँ, तो सर हम आपसे जानेंगे कि कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। इतनी कम उम्र में आपने 69 बीपीएससी को क्वालिफाई किया, क्योंकि एक पैटर्न चेंज हुआ था 68 के बाद। 69 में भी सबको लग रहा था क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आपने सारी परिस्थितियों को अच्छे से देखा, जाना और उस पर अमल किया। और सर सर आप बताइए कि आपको सर कैसा लगा था उस समय कि आप सबसे कम उम्र के बीपीएससी ऑफिसर बने हैं। हाँ, वो जब रिज़ल्ट आया था वो वाला क्षण मतलब बहुत ही मेरे लिए गौरवपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट की तो खुशी थी ही, लेकिन उससे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी थी कि मेरे माँ बाप मेरी वजह से मतलब वो खुशी का एक्सपीरियंस वो ले पाएँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अनफॉरगेटेबल मेमोरी कह सकते हैं उसको, जो अंत तक साथ रहेगी मेरे। ये बात सर आपने बहुत ही सही कही कि जो खुशी माँ बाप को मिलती है, क्योंकि उनकी जो मेहनत रहती है वो सामने प्रकट होकर नहीं आ पाती है दुनिया के सामने, जब तक बच्चे अच्छे नहीं करते हैं। लेकिन बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, किन्हों के 5 साल 6 साल लग जाते हैं, लेकिन आपने ये मुकाम फर्स्ट ही अटेम्प्ट में और सबसे कम उम्र में पाया और अपने माँ बाप को गौरवान्वित फील दिया। तो सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और सर अब मैं जानना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही थी आपकी कॉलेज डेज में, आपने किस तरह प्रिपेयर किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं इस डाउट में रहते हैं कि हम लोग क्या कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सर आप उसके जीते जागते उदाहरण है। तो सर आप हमारे दर्शक को ज़रूर बताएं कि आपने कैसे प्रिपेयर किया कॉलेज के दौरान। तो बेसिकली मैंने मेन प्रिपरेशन जो है वो कोविड के टाइम पे ही शुरू की थी। उस टाइम मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था अपने। तो सीनियर्स भी तैयारी किया करते थे, तो उनसे थोड़ा आइडिया लिया कि एग्ज़ाम किस टाइप का है क्या है। बट सडनली 68 के टाइम पे पैटर्न चेंज हो गया, तो एक फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी थी। बेसिक तो वहीं रहा था, लेकिन बहुत सारे ऐड ऑन खुद से करने पड़े थे उसमें। तो प्रीवियस ईयर का थोड़ा ट्रेंड एनालाइज किया, 68 का भी पैटर्न देखा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गई थी प्रीलिम्स में उस टाइम पे। तो उन सबको एनालाइज करके फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई एक खुद से। तो सर आपने अच्छा बताया कि हमारे कॉन्टेक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, कि आपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए जो सीनियर आपके कांटेक्ट में थे वो तैयारी कर रहे थे और आपने उनसे हेल्प ली। ये भी एक पॉइंट है जो कि नोट करना चाहिए। और सर आपने जो ये बोला कि कोरोना के दौरान हमने स्टार्ट किया था, इससे ये भी पता चल रहा है कि हमें कोई भी क्षण अगर हमारा लक्ष्य फिक्स है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो सर आप कुछ टिप्स बताएं कैसे आपने सर सब्जेक्ट को एनालाइज किया और कैसे कंटेंट अपना तैयार किया मेंस के लिए, और सर प्रीलिम्स को भी कैसे किया था। सर पहले शुरुआत करेंगे प्रीलिम्स से, कैसे किया था, क्योंकि उस समय नेगेटिव मार्किंग आ गई थी। तो आपने सर कैसे किया उसको? तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस तो PYQ से आते ही थे, जो पैटर्न चेंज होने के बावजूद भी। बट जो नेगेटिव मार्किंग वाला कंसेप्ट था वो UPSC टाइप का ही था। तो मैंने UPSC के PYQs को भी सॉल्व करने का कोशिश किया था, प्रैक्टिस करता था उसको टाइम लगा के, कि थोड़ा नेगेटिव मार्किंग का डर निकल जाए वो मन के अंदर से। उसके साथ साथ जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल, ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, तो इन पे पकड़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उन सब सब्जेक्ट्स को मैंने अच्छे से जो भी अपने सोर्सेज थे उससे मजबूत कर लिया कि इन पार्टिकुलर एरिया से मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, प्रीलिम्स में वहीं रहा था मेरा। अच्छा सर, अच्छा स्ट्रेटजी है सर आपका कि आपने PYQ को देखा, वो भी UPSC के एक लेवल अप को।
तो सर हाँ ये आपको मदद किया। तो वैसे मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा सभी दर्शकों से, सभी एस्पिरेंट्स से कि आप भी थोड़ा PYQ का जो पैटर्न है यूपीएससी का उसको देखें, ताकि नेगेटिव जो इंट्रोड्यूस हो रही है तो और जो भी लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो अच्छे आप पहले से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि पैटर्न बहुत ही अनसर्टेनिटी रहती है प्रीलिम्स में खासकर। और सर जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं कि नोटिस आ चुका है मेंस का, तो सर इस वीडियो में मेन फोकस सर मेंस पे रहेगा कि आप थोड़ा डिटेल में बताएं, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं तो वो अच्छे से प्रिपेयर करके वो इसी बार 70 प्रिपरेशन, इतनी भारी भरकम वैकेंसी आ रखी है, 2200 वैकेंसी है शायद, तो सर उनका सिलेक्शन हो और वो भी सर बिपाड में आए और फिर दार्जिलिंग आए और बहुत जगह घूमने जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मेंस अभी होने वाला है अप्रैल, कल ही शायद उसकी वो डेट शीट आई है। तो उसमें सबसे पहले GS1 से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसमें मोर और लेस क्वेश्चंस तो रिपीटेड रहते ही हैं, तो उसमें आप खुद का नोट्स बना सकते हैं जो जिस्ट टाइप का, कि मतलब जो शॉर्ट में काफ़ी, कि वहाँ पे आप से उसको रेप्लिकेट कर सकें मेंस एग्ज़ाम में। इसके लिए आप किसी का टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं आपका स्पीड तेज़ करने के लिए। तो हिस्ट्री मोर और लेस एक पार्टिकुलर एरिया से ही आता है, उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं होता है कि कुछ अलग टाइप का पूछेंगे। उसके अलावा जो सेकंड पार्ट है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन, उसको मैंने तो पर्सनली कवर किया था विज़न IAS की जो मैगज़ीन थी। जैसे G20 पे क्वेश्चन आया था, UCC, चंद्रयान, तो ये सब हॉट टॉपिक्स हैं जो विज़न में अच्छे से दिए रहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं वहाँ से। उसके अलावा फिर DI जो होता है उसका आप 5-6 साल का अगर पीछे का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, वरना उसके अलावा आप एडुटीरिया का जो DI वाला आता है उसको रेफ़र कर सकते हैं, वो काफ़ी सही होता है। और सर इस बार सर देखा था 69th में सर ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आए थे जो पहले नहीं आते थे। जी जी तो ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन जैसे कि 38 नंबर में भी आया, शॉर्ट आंसर जो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने 67 से, तो उसमें भी आया। तो सर आप ज्योग्राफी के लिए सर आपने क्या किया था, और सर अनसर्टेनिटी जो रहती है क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, तो NCERT उसका क्या हेल्प करता है? जी बिल्कुल। जैसे GS2 में इस पर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अच्छे खासे आए थे, शॉर्ट में भी, और जैसा सर ने बताया 38 मार्क्स में। तो उसमें NCERT का जो मानसून वाला चैप्टर है आपने पढ़ा होगा, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो उसको आप कर सकते हैं। NCERT का जो 11th और 12th की बुक है उसमें कुछ सेलेक्टिव जो सब्जेक्ट वो पोर्शन है उसको, जैसे मानसून हो गया, उसके अलावा और जो फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, वेदर को अफेक्ट करते हैं, वो सब आप कवर कर लेंगे 11th-12th से, तो वो काफ़ी है, उसके बाहर से तो नहीं पूछेंगे। और बेसिकली GS2 में पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत हैं ही, उसके अलावा आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, वो कंटेंट अच्छा रहता है। और साइंस एंड टेक का तो हर बार सेम ही टाइप का होता है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आता ही आता है, तो उसको आप पहले ही प्रिपेयर कर लें ताकि आप एग्ज़ाम में टाइम कम लगे। अगर 15 मिनट देना है तो आप उसको कोशिश करिए 11 से 12 मिनट में ही उसको लिख लें। और सर जैसे कि 68 से सर ऐसे भी इंट्रोड्यूस किया गया है, और सर आपका मीडियम इंग्लिश है, आपको सर वन ऑफ द हाईएस्ट ऐसे में नंबर आया है, ऐसे में 170 प्लस आया है, जो कि सर इस बार बोला जा रहा था कि इंग्लिश और हिंदी में बहुत बायसनेस हुई है ऐसे को मार्क्स को लेके, तो सर लेकिन आपने अच्छा स्कोर किया, 170 प्लस स्कोर किया है उसमें। तो सर आप ऐसे को लेकर कुछ बताएं, कैसे उनको लिखा जाए, क्या उसका पैटर्न रहना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, जैसा कि मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा जो फ़िलोसॉफ़िकल पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप खुद पहले वो डिसाइड करिए टॉपिक में कि जो कुछ होते हैं मतलब कन्वेंशनल टॉपिक्स हो गए, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, तो आपका वो सेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर फ़िलोसॉफ़िकल वाला, क्योंकि टॉपिक सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। उसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं 4, उसमें से आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने उसके लिए रेफ़र किया था, दृष्टि की एक बुक आती है हैंडबुक ऑन एसे करके, तो उसमें से कुछ मैंने कोशिश किया था पता करने का कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरा, तो मुझे पता चला फ़िलोसॉफ़िकल वाला मुझे मतलब अच्छा है, तो मैंने फिर उसी पे ध्यान दिया था। और 69th में भी मोर और लेस वहीं फ़िलोसॉफ़िकल पे ही फोकस किया था मैंने। और जैसे कोट्स और ये सब एनेक्डोट्स आप पहले से लिख सकते हैं ताकि वहाँ पे आपका टाइम ना बर्बाद हो एग्ज़ाम में, डायरेक्ट आए और आप वहाँ पे लिख सकें। और कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड भी मैटर करता है ऐसे में। मैंने जो 69th में दिया था वो लास्ट क्वेश्चन में मैं बहुत कम लिख पाया था, क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट उतना सही नहीं था। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट भी ऐसे में बहुत मैटर करता है अलॉन्ग विथ कंटेंट, तो दोनों चीज़ को साथ में लेकर चलिएगा। तो सर जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सर ने कहा है कि टाइम मैनेजमेंट तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ सेल्फ एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर ने दृष्टि की एक बुक उठाई, उसमें देखा कि क्या उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। सर का फिलोसफिकल पार्ट बहुत अच्छा था,
तो सर ने ये एनालिसिस के थ्रू ही जान सके कि क्या उनका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो कंटेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और सेल्फ एनालिसिस भी होना चाहिए अपने का कि क्या मेरा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जहाँ पे मैं स्कोर कर सकता हूँ। तो सर इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। सर हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं, आपने सर 69 बीपीएससी बहुत कम उम्र में क्वालिफाई किया और चयनित हुए। ठीक है, ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। और सर एक मजाकिया तौर पे सर अभी बैचलर हैं और सबसे यंग भी हैं, तो कोई भी अप्रोच कर सकता है, कमेंट करें, सर पूरे खुश हैं। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट 70th मेंस के लिए, अच्छे से दीजिए और बिपाड आपका इंतजार कर रहा है। आइए 70th में बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।